अब हम लोग इस वीडियो के माध्यम से टीआरई 3 में जो पीजीटी हिस्ट्री का क्वेश्चन आया था उसको देखेंगे। आप लोग टीआरई 1 और 2 को भी जा कर के आप चैनल पर देख सकते हैं। वो पहले से ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर बहुत विस्तार से समझाया जा चुका है। अब हम लोग टीआरई 3 का जो हिस्ट्री का पीजीटी 11-12 में जो हिस्ट्री का क्वेश्चन आया था उसको हम लोग देखेंगे। उसका आंसर अभी हम लोग विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे, कहाँ से प्रश्न कैसे पूछ रहा है, ताकि आगामी आने वाले परीक्षा में आप बेहतर ढंग से तैयारी को अंजाम दे सके, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो टीआरई 4 में। तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले इसमें लैंग्वेज का क्वेश्चन होता है 30 क्वेश्चन, जिसमें आपको हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न रहेंगे। उसके बाद 40 नंबर जीके जीएस से क्वेश्चन होता है, और उसके बाद पार्ट 3 में आपको आता है मेन विषय का क्वेश्चन, जिससे आपको 80 क्वेश्चन देखने को मिलता है। यहाँ से शुरू होता है पार्ट 3 हिस्ट्री का क्वेश्चन 71 नंबर से, और दोनों ही भाषाओं में ये क्वेश्चन उपलब्ध होता है। तो इसमें पहला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम अभी तक विद्यमान पाठ्य पुस्तकें हैं। तो इसमें अभी तक जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसमें वेद को दिया गया है कि वेद जो है अभी भी, मतलब कि आप प्राचीनतम में उपलब्ध है कि वेद आप पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की कई महत्वपूर्ण नदियाँ जैसे सिंधु, गंगा और अन्य कहाँ से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है? तो ये सारी जो नदियाँ हैं, सिंधु हो गई, गंगा हो गई और अन्य जो है, ये ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो इसमें हिमालय से ये सब नदियाँ, सिंधु, गंगा और अन्य जो कई नदियाँ हैं जो हिमालय से निकलती है। अपने घर बनाने के लिए सिंधु घाटी के लोग प्रयोग करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग पकी हुई दग्ध ईंटों का प्रयोग करते थे। वो लोग बलुआ पत्थर और लकड़ी का इस्तेमाल नहीं करते थे, पकी हुई और दग्ध ईंटों का प्रयोग करते थे। हड़प्पा संस्कृति के विनाश के कारण क्या थे? तो हड़प्पा संस्कृति के जो विनाश के कारण था, ये कई सारे कारण हैं। इसमें जैसे कोई लोग कहते हैं कि भारी बाढ़ के वजह से हड़प्पा संस्कृति का विनाश हो गया। बहुत सारे विद्वान महामारी भी बताते हैं। विदेशी लोगों का आक्रमण भी देखने को मिलता है। तो इस तरह से इसके कई सारे कारण होने की वजह से उपरोक्त से एक से अधिक हम इसका आंसर हम मान रहे हैं। 75 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति प्रथम शहरी संस्कृति थी, कहाँ की? तो ये दक्षिण एशिया की प्रथम शहरी संस्कृति थी। अपनी प्रजा की खुशी में ही उसकी खुशी है, उनके हित में उनका हित है। यह किसने लिखा है? तो यह लिखा गया है कौटिल्य के द्वारा। कौटिल्य के द्वारा ये बात लिखा गया है कि अपनी प्रजा की खुशी में उनकी खुशी है और अपने हित में ही उनके हित में ही उनका हित है। बौद्ध मत की परिषदें आयोजित हुई। तो ये जो परिषदें थी, यह बौद्ध ग्रंथों के संकलन और विवादों के निवारण के लिए अपनाई गई थी। बौद्ध मत की परिषदें। एक चंद्रगुप्त की शक्ति, एक समुद्रगुप्त की बहुमुखी प्रतिभा और एक अकबर की उदारता उसमें थी। यह किसने लिखा है? तो यह लिखा है हेमचंद्र राय चौधरी ने। अगला प्रश्न है 79 नंबर, कि श्रीनगर नामक एक शहर की आधारशिला किसने रखी थी? तो यह जो शहर है इसकी आधारशिला अशोक के द्वारा रखा गया था। प्रदेशिका कौन थे? तो प्रदेशिका जो थे वो राजस्व संग्रहण करता थे। प्रदेशिका जो थे वो राजस्व के संग्रहण करने वाले थे। मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार संतुष्टिकरण की नीति किसकी थी? तो यह अशोक की थी। और यही मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य रूप से माना जाता है संतुष्टिकरण की नीति। रत्नावली एक प्रसिद्ध कृति थी। रत्नावली जो है हर्षवर्धन का एक प्रसिद्ध कृति थी। किसने ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं को बराबर संरक्षण दिया और दोनों को उदारता से भिक्षा दान भी दिया था? तो ये
हर्षवर्धन के बारे में ये कहा जाता है कि उसने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को बराबर संरक्षण दिया और दोनों को उदारता से भिक्षादान भी दिया था। किसके द्वारा चोल साम्राज्य का 9वीं सदी में पुनर्जीवित किया गया था? तो ये जो है ये किया गया था विजयालय के द्वारा। चोल साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? तो विजयालय ने किया था। किन राजाओं के द्वारा नागरथ को व्यापार और व्यवसाय को संपन्न करने के लिए सुपुर्द किया गया था? तो ये किया गया था चोल वंश के द्वारा। चोल वंश अपनी आर्थिक गतिविधियों के विकास के लिए यूरोप के किस देश ने अति उत्तम पृथ्वीकरण की नीति का अपनाया था? तो अति उत्तम जो पृथ्वीकरण का नीति था वह इंग्लैंड के द्वारा ये अपनाया गया था। 87 नंबर प्रश्न है कि किस व्यावसायिक वर्ग ने अपने हितों के लिए अहस्तक्षेप के सिद्धांत को महानता के साथ प्रोत्साहित किया था? तो इसका आंसर होगा पूंजीपति वर्ग। पूंजीपति वर्ग के लोगों ने अपने हितों के लिए अहस्तक्षेप के सिद्धांत को महानता के साथ प्रोत्साहित किया था। पुनर्जागरण का सबसे एक महत्वपूर्ण योगदान की स्थापना करना था, यानी कि पुनर्जागरण का जो काम था किसकी स्थापना करने के लिए पुनर्जागरण लाया गया था? तो इटली में कला और साहित्य को प्रोत्साहन देने के लिए पुनर्जागरण को जो है स्थापित किया गया था। यहाँ पर एक स्टेटमेंट है कि मनुष्य पैदा तो जरूर स्वतंत्र हुआ है लेकिन सर्वत्र जंजीरों से बंधा हुआ है। यह किसने कहा था? तो यह रूसों के द्वारा कहा गया है कि मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र हुआ है लेकिन सर्वत्र जंजीरों से बंधा हुआ है। कुलीन लड़ते हैं, पुरोहित पूजा करते हैं और लोग भुगतान करते हैं। यह प्रसिद्ध कहावत कहाँ की थी? यह प्रसिद्ध कहावत थी मध्ययुगीन फ्रांस की। इक्यानवे प्रश्न है। 91 नंबर, राष्ट्रीय सभा का एक मुख्य योगदान था। तो राष्ट्रीय सभा का मुख्य योगदान इनमें से एक से अधिक था। तो यहाँ पर इसका आंसर जो हो रहा है एक से अधिक हो रहा है क्योंकि राष्ट्रीय सभा का जो योगदान था वो कई सारे योगदान थे। क्रांति के बाद फ्रांस में आर्थिक उन्नति का मुख्य कारण कृषि प्रगति का कारण था। तो जब फ्रांस में क्रांति हुई उसके बाद आर्थिक उन्नति का जो मुख्य कारण कृषि था। और कृषि के प्रगति का क्या कारण था? तो कृषि का प्रगति का मेन कारण था कि वहाँ पर मिश्रित फसलें अब उगाई जाने लगी। 1917 के रूसी क्रांति के बाद एक नया ग्रुप स्थापित हुआ जिसे जाना गया था। तो क्या जाना गया था? तो इसे सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के रूप में जाना गया था। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के रूप में जाना गया था। जापान में 1941 में किसने आक्रामक सरकार को नेतृत्व दिया और सत्ता प्राप्त की थी? तो ये जनरल हिदेकी टोंजो ने जापान में 1941 के आक्रामक सरकार को नेतृत्व दिया था और सत्ता प्राप्त की थी। पंचानवे नंबर प्रश्न है, 8 दिसंबर 1941 को द्वितीय विश्व युद्ध में किसने प्रवेश किया था? तो 8 दिसंबर 1941 को द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने प्रवेश किया था। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध 10 अगस्त 1945 को समाप्त हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो कौन से ब्लॉक अस्तित्व में आए थे? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो ब्लॉक जो आए थे उसमें अमेरिका के अंतर्गत प्रजातांत्रिक नेतृत्व और रूस के अंतर्गत साम्यवादी ब्लॉक। इल्तुतमिश का तत्कालीन उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका तत्कालीन उत्तराधिकारी रुकनुद्दीन फिरोज शाह था। तारीख़ फिरोजशाही किसने लिखा है? तारीख़ फिरोजशाही जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया है। कड़े इस्लामिक सिद्धांत में एक मुस्लिम राज्य का सच्चा शासक होता है। तो सच्चा शासक जो होता है वह अल्लाह को माना गया है।
कड़े इस्लामिक सिद्धांत में एक मुस्लिम राज्य का सच्चा शासक अल्लाह को माना जाता है। बलबन को अमीर शिकार के पद पर किसने नियुक्त किया था? इसको रजिया बेगम के द्वारा अमीर शिकार के पद पर नियुक्त किया गया था। 40 के संगठन को किसने समाप्त किया? इसको दल चालीसा या तुर्क चालीसा के रूप में जाना जाता था। तो इसको समाप्त करने के लिए बलबन के द्वारा लौह एंड रक्त की नीति अपनाई गई थी। लौह एंड रक्त की नीति, तो बलबन के द्वारा 40 के संगठन को समाप्त किया गया। सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? सल्तनत की आधिकारिक भाषा फारसी थी। बलबन ने किस अधिकारियों को गवर्नरों, सैन्य और असैन्य अधिकारियों की गतिविधियों पर ध्यान रखने के लिए नियुक्त किया था? तो ये बारिद अधिकारी जो थे वह गवर्नर, सैन्य और असैन्य अधिकारियों की गतिविधियों पर ध्यान रखने के लिए उनको रखा गया था। खिलजियों की राज्य व्यवस्था का अग्रदूत कौन था? तो बलबन था। खिलजियों के राज्य व्यवस्था का अग्रदूत जो था वो बलबन था। 106 नंबर क्वेश्चन है, अकबर 15 अक्टूबर 1542 को पैदा हुआ था, तो कहाँ पर पैदा हुआ था? तो वो अमरकोट में पैदा हुआ था। अ से अकबर, अ से अमरकोट। अमरकोट में अकबर 15 अक्टूबर 1542 को पैदा हुआ था। 107 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शासक किसको कहा गया है? तो राष्ट्रीय शासक अकबर को कहा गया है। राष्ट्रीय शासक किसको कहा गया है? तो राष्ट्रीय शासक अकबर को कहा गया है। 108 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम राजपूत राजा जिसने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध आरंभ किया, तो अकबर के साथ वैवाहिक संबंध किसने स्थापित किया? तो वो था जयपुर के राजा। दीन इलाही अकबर की मूर्खता का बहुत बड़ा कार्य था, न कि उसकी बुद्धिमत्ता का था। यह किसने लिखा है? तो यह लिखा है B.A. स्मिथ ने। यह अक्सर स्वीकार किया गया कि दहसाला पद्धति के द्वारा तैयार की गई थी। तो दहसाला पद्धति किसके द्वारा तैयार की गई थी? टोडरमल के द्वारा। अकबर ने अपने समस्त साम्राज्य को अनेकों में बांटा हुआ था। तो किस में बांटा हुआ था? तो वो अकबर जो है उपरोक्त में से एक से अधिक में बांटा था। तो अकबर ने अपने समस्त जो साम्राज्य है वह परगनों में, सिक्कों में, दस्तूरों में आदि में बांटा था। अकबर ने अपने साम्राज्य को एक व्यवस्थित प्रशासनिक ढांचे में विभाजित किया था, जैसे सूबा यानी प्रांत। तो साम्राज्य को सबसे पहले सूबों में विभाजित किया गया था। अकबर के समय प्रारंभ में 12 सूबे थे, जो बाद में बढ़ करके 15 हो गए। 12 से 15 सूबे हो गए। सरकार मतलब जिला, प्रत्येक सूबे में कई सरकार में बांटा गया था। परगना यानी तालुका, प्रत्येक सरकार को पुनः परगनों में विभाजित किया गया था। इसे विकल्प ए सही है। दस्तूर, राजस्व प्रशासन की सुविधा के लिए परगनों के समूह को दस्तूरों में बांटा गया था, इसलिए विकल्प सी भी सही है। सिख, यद्यपि सिख शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से सल्तनत काल में प्रशासनिक इकाइयों के लिए होता था, लेकिन मुगल काल के शुरुआती चरणों में भी इसका संदर्भ मिलता है। चूँकि अकबर के साम्राज्य विभिन्न विभाजन में परगना, दस्तूर दोनों ही इकाइयाँ शामिल थी, इसलिए इसका विकल्प एक से अधिक ही सही उत्तर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध ने कार्य को पूरा किया। तो बक्सर का जो युद्ध है वह पलासी के जो कार्य था उसको बक्सर के युद्ध में पूरा कर लिया गया था। बक्सर का युद्ध ने किस कार्य को पूरा किया? तो पलासी के युद्ध के कार्य को पूरा किया। कलाई बंगाल कब वापिस इसके गवर्नर के रूप में लौटा? तो ये 1765 में कलाइब जो है फिर से वहाँ पर गवर्नर के रूप में लौटा। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। संथाल परगने में सिपाहियों ने पहले गोलीबारी की। किस पर गोलीबारी सबसे पहले की थी? तो अफसरों पर सबसे पहले गोली चलाई थी। 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम का एक षड्यंत्र था, यह किसने लिखा है? तो यह सर जेम्स आर्टरम के द्वारा लिखा गया है कि 1857 का जो क्रांति है वह हिंदू मुस्लिम की षड्यंत्र था।
विदेशी राज से देश को मुक्त कराने के लिए यह एक देशभक्ति का कार्य था। यह किसने लिखा? तो यह लिखा है बिपिन चंद्र ने। 1857 की क्रांति में बिहार के किस नेता ने सक्रिय साझेदारी दिखाई थी? तो कुंवर सिंह के द्वारा बिहार में 1857 की क्रांति में सक्रिय साझेदारी दिखाई गई थी। कुंवर सिंह बिहार के भोजपुर जिला के जगदीशपुर के राजा थे। 1886 के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो 1886 के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। पहला में थे डोमेश चंद्र बनर्जी, दूसरा में थे दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के उदारवादी नेताओं के मुख्य मांग क्या था? इनका मुख्य मांग था एक से अधिक, उपरोक्त में से एक से अधिक। वो लोग प्रशासनिक सुधार चाहते थे और विधान परिषदों में चुनावी सिद्धांत के प्रारंभ करना चाहते थे। 121 नंबर क्वेश्चन है कि 1947 में इंडिया डिवाइडेड एक पुस्तक किसने लिखा था? तो इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक है वो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है, इंडिया डिवाइडेड। मराठी में केसरी एक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो कौन किया था? तो यह किया था बीजी तिलक ने, यानी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मराठी में केसरी शुरू किया गया था। भारत में आयरलैंड के होम रूल आंदोलन के उदय से कौन सबसे ज़्यादा प्रभावित थे? तो सबसे ज़्यादा प्रभावित थे, इसमें से ज़्यादा उपरोक्त में एक से अधिक होगा इसका आंसर। तो भारत में आयरलैंड के होम रूल आंदोलन के उदय में सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन थे? तो एक से अधिक। एक से अधिक क्या होगा? चलिए हम लोग देखते हैं। भारत में होम रूल लीग आंदोलन आयरिश होम रूल लीग की तर्ज पर शुरू किया गया था और इससे मुख्य रूप से दो बड़े नेता उसके सहयोगी प्रभावित थे। एनी बेसेंट जो हैं ये सबसे पहले भारत में आयरिश तर्ज पर होम रूल की मांग उठाई थी और सितंबर 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी। बाल गंगाधर तिलक यानी बीजी तिलक ने अप्रैल 1916 में बेलगाम में अपनी होम रूल लीग की शुरुआत की थी और आयरलैंड के स्वायत्त शासन के मॉडल प्रेरित थे। एनसी केलकर ये तिलक की होम रूल के सचिव और उनके प्रमुख सहयोगियों में से एक थे। चूँकि ABC तीनों ही इस आंदोलन की गहराई से जुड़े थे और प्रभावित थे, इसलिए सही उत्तर इसका D होगा, एक से अधिक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किस स्थान पर फूट पड़ी थी? तो जो फूट पड़ी थी उस जगह का नाम है 1907 में सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस और दो भागों में विभक्त गई, गरम दल और नरम दल। 1919 से 1947 के दौरान भारतीय राजनीति पर किसका आधिपत्य रहा? तो इसमें जो है ये भारतीय राजनीति पर किसी का आधिपत्य नहीं रहा। इस टाइम में हमको जहाँ तक लगता है गांधी जी का आधिपत्य होना चाहिए। भारत में 1914 से लेकर 1923 के वर्षों के मध्य बिना किसी रुकावटों के महत्वपूर्ण दौड़ चल रही थी। कैसी दौड़ चल रही थी? तो ये सेना में बलपूर्वक भर्ती वाला। 127 नंबर प्रश्न। एक प्रचुर चंदे के द्वारा साबरमती आश्रम को खंडित होने से किसने बचाया था? तो ये बचाया था अम्बालाल साराभाई ने। तो चलिए हम लोग 127 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक प्रचुर चंदे के द्वारा साबरमती आश्रम को खंडित होने से किसने बचाया था? तो ये अम्बालाल साराभाई ने इसको बचाया था। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन जो दिया है, अम्बालाल साराभाई। 128 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी भारत में एक बड़ी आशा यह रहेगी कि मैं इसके शांतिपूर्ण मृत्यु में सहयोग दूं। यह किसने कहा था? तो ये जो स्टेटमेंट है, यह स्टेटमेंट लॉर्ड कर्जन के द्वारा कांग्रेस के बारे में बोला गया था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और मेरी भारत में एक बड़ी आशा यह रहेगी कि मैं इसके शांतिपूर्ण मृत्यु में सहयोग दूं। नेक्स्ट प्रश्न है,
कहाँ पर कांग्रेस अधिवेशन में उपस्थित होकर कांग्रेस की राजनीति में गांधी जी ने प्रवेश किया था। तो गांधी जी जो है 1919 में अमृतसर में उपस्थित होकर कांग्रेस की राजनीति में गांधी जी ने प्रवेश किया था। अप्रैल 1919 ईस्वी में किस घटना से भारतीयों को गहरा सदमा और चोट पहुंची थी? तो 13 अप्रैल 1919 को भारत के इतिहास में एक बहुत ही खराब दिन देखने को मिला, जो कि जालियांवाला बाग दुर्घटना हुआ था, जिसमें जालियांवाला बाग घटना जो था जनरल डायर के द्वारा निहत्थे व्यक्तियों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया गया, जिसमें बहुत सारे भारतीयों की मौत हो गई थी। यह 13 अप्रैल 1919 की घटना थी, जो कि जालियांवाला बाग दुर्घटना के नाम से जाना जाता है। जालियांवाला बाग ये जली नाम का व्यक्ति का एक पहले की संपत्ति था, इसी से उसका स्थान का नाम जालियांवाला बाग कहलाता है। और कुछ भारत के ही गद्दार लोगों ने अंग्रेज़ों को इसके बारे में सूचना दी थी कि भारतीय वहाँ लोग मीटिंग कर रहे हैं। वहाँ पर जो कानून बना था रॉलेट एक्ट कानून, उसी के विरोध में लोग यहाँ भीड़ इकट्ठे हुए थे। रॉलेट एक्ट ऐसा कानून था जो किसी भी क्रांतिकारी को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, और नो अपील, नो वकील, नो दलील वाला कानून भी कहलाता था। और हमारे 2 नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को। उसी के विरुद्ध में ये मीटिंग हो रहा था। कहाँ पर क्रोधित भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर आक्रमण किया और जला दिया गया, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी। तो यह स्थान जो है इस ऑप्शन में नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं ये घटना घटी थी। इलाहाबाद, फिरोजाबाद, लखनऊ ऐसे यहाँ पर यह घटना नहीं घटी थी। यह ऐतिहासिक घटना जो है चौरा चौरी गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश में घटना घटी थी। चौरी चौरा एक स्थान है गोरखपुर में, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में घटना घटी थी। यह घटना जो है 4 फरवरी 1922 को, कहीं कहीं 5 फरवरी भी दिया रहता है, 4 फरवरी 1922 या 5 फरवरी 1922 को ये घटना घटी थी। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों की एक बड़ी भीड़ पुलिस से भिड़ गई थी, जिसके बाद भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी थी। इस घटना में कुल 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। इसी हिंसा के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। चूंकि विकल्पों में चौरी चौरा नहीं है, इसलिए विकल्प सी इसका आंसर होगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। जब गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो गोखले ने ही उन्हें सलाह दी थी कि वे सक्रिय राजनीति में उतरने से पहले पूरे भारत का भ्रमण करें और यहाँ की स्थिति को समझे। असहयोग आंदोलन को वापस लेने को अनेकों के द्वारा कटु विरोध किया गया था। तो क्यों इसको विरोध किया गया था? तो ज़्यादातर कांग्रेस नेताओं के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने के लिए बहुत ज़्यादा विरोध देखने को मिला था। तिलक स्वराज निधि के लिए कितने रुपये एकत्रित किए गए थे? तो तिलक स्वराज निधि के लिए तिलक स्वराज फंड की घोषणा महात्मा गांधी द्वारा 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान की गई थी। यह जो तिलक स्वराज फंड है, यह महात्मा गांधी के द्वारा
1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान इसका नाम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पहली पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए रखा गया था। इसका लक्ष्य यह था कि 31 जुलाई 1921 तक 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करना था। 1 करोड़ रुपये इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा गया था। परिणाम क्या हुआ कि भारतीयों के उत्साह के कारण इस लक्ष्य को न केवल प्राप्त किया गया बल्कि इसके अधिक राशि 1,15,00,000 रुपये जो हैं इकट्ठे हो गए थे। 1,15,00,000। चूँकि विकल्प में 1 करोड़ या 1 करोड़ से अधिक का विकल्प नहीं है, इसलिए इसका आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ई होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। और इस निधि का प्रयोग खादी के प्रचार, राष्ट्रीय विद्यालयों का स्थापना और स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। उन्नीस सौ 23 में स्वराज दल का अध्यक्ष कौन था? 135 नंबर क्वेश्चन है कि 1923 में स्वराज दल का अध्यक्ष कौन था? तो 1923 में स्वराज दल का जो अध्यक्ष था वो CR दास यानी चित्तरंजन दास था, और इसके सचिव मोतीलाल नेहरू थे और अध्यक्ष इसके CR दास थे। 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में स्वराज दल का स्थापना किया गया था। स्वराज दल या स्वराज पार्टी का स्थापना किया गया था 1 जनवरी 1923 को। 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल का स्थापना किया गया था, और इसके अध्यक्ष थे CR दास और सचिव थे मोतीलाल नेहरू। भारतीय नेताओं की कौन सी पार्टी संवैधानिक पार्टी बनी थी? तो स्वराज दल जो थी वह पार्टी संवैधानिक पार्टी बनी थी। साइमन कमीशन भारत में कब आया था? साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया था। साइमन कमीशन का गठन जो है 1927 में हो गया था। 1927 में साइमन कमीशन का गठन हो गया था 1927 में, लेकिन भारत में वह 1928 में आया था। साइमन कमीशन में 7 अंग्रेज सदस्य थे। 7 से साइमन, 7 से 7, और 7 अंग्रेज थे। इसीलिए भारतीयों ने इसको गो बैक साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया था, और भारत में इसका बहुत विरोध हुआ था। साइमन कमीशन के विरोध करने के लिए ही लाला लाजपत राय को पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज करने के कारण उसी से उनकी मृत्यु भी हो गई थी। किस घटना को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध माना जाता है? इतिहास में किसी भी प्रमुख आंदोलन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अलीगढ़ आंदोलन है, या खिलाफत या बहाबी आंदोलन जैसे आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के नाम से नहीं जाना जाता है। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में यह मुख्य रूप से एक शैक्षिक और सामाजिक सुधार का आंदोलन था, जो अलीगढ़ आंदोलन था, और यह कोई स्वतंत्रता का युद्ध नहीं था। दूसरा जो खिलाफत आंदोलन दिया है, यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा के पद को बनाए रखने के लिए चलाया गया था। यह धार्मिक राजनीतिक आंदोलन था। हालांकि यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम असहयोग आंदोलन के साथ जुड़ा, लेकिन इसे भी राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध नहीं कहा जा सकता है। बहाबी आंदोलन एक पुनरुत्थानवादी और सुधारवादी आंदोलन था। इसमें ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र प्रतिरोध के तत्व जरूर थे, लेकिन इसे भी ऐतिहासिक रूप से विशिष्ट उपाधि नहीं पहचाना जाता। चूंकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न अक्सर भ्रामक हो सकते हैं, चूंकि आधिकारिक ऐतिहासिक शब्दावली में उनमें कोई भी सटीक नहीं बैठता है, इसलिए विकल्प ई इसका सबसे उपयुक्त उत्तर है। एक 139 नंबर प्रश्न है कि इसके अतिरिक्त गांधी जी ने कांग्रेस को एक व्यापक कार्यक्रम प्रदान किया था। माने इसके अतिरिक्त में किसके अतिरिक्त में गांधी जी ने एक व्यापक कार्यक्रम प्रदान किया था? तो रचनात्मक कार्य जब गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन समाप्त किया गया
तो उनके पास कुछ समय के लिए कोई भी कार्य विशेष नहीं रहा, तो वो रचनात्मक कार्यों को ज़्यादा समय देने लगे थे। तो रचनात्मक कार्य के अतिरिक्त गांधी जी ने कांग्रेस को एक व्यापक कार्यक्रम प्रदान किया था। इसके अतिरिक्त में लाहौर में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पास किया गया था? तो 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में लाहौर में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास किया गया था। अपने प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ गांधी जी ने कब सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया? तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च शुरू किया गया था। यह साबरमती से लेकर के दांडी तक की यात्रा इसमें गांधी जी के द्वारा शुरू की गई थी। इसमें गांधी जी और उनके अलावा 78 अनुयायियों ने ये दांडी मार्च शुरू किया था, जो नमक के कानून को भंग करने के लिए किया गया था। यह कुल 24 दिन का यात्रा था, जिसमें दांडी नामक जगह पर गांधी जी पहुंच करके वहां पर नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा था। और जब ये चले थे तो केवल ये लोग 79 लोगों ने स्टार्ट किया था, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते लाखों लोग हो गए थे। तो प्रसिद्ध दांडी मार्च जो है गांधी जी ने कब शुरू किया था? तो 12 मार्च 1930 को किया था। और यह जो है इसकी शुरुआत गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद से अपने 78 कहीं 72 या 79 भी मिलता है, लेकिन आधिकारिक रूप से 78 अनुयायियों के साथ भरोसेमंद स्वयंसेवकों के साथ ऐतिहासिक मार्च की शुरुआत की थी। और इस दांडी मार्च का प्रमुख उद्देश्य यही था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक पर लगाए गए न्यायपूर्ण कर टैक्स का विरोध करना था। यह पद यात्रा जो थी, यह पद यात्रा 24 दिनों तक चली थी। यह पद यात्रा 24 दिनों तक चली थी, जिसमें लगभग 240 मील या 385 किलोमीटर की दूरी तय किया गया था। 5 अप्रैल को गुजरात के तटीय गांव दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को सुबह में उन्होंने समुद्र किनारे मुट्ठी भर नमक उठाकर का नमक कानून तोड़ा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसी घटना के साथ पूरे भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की औपचारिक शुरुआत हुई थी। लंदन में किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के द्वारा भाग लिया गया था? तो लंदन में गांधी जी के द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था, क्योंकि प्रथम में गांधी जी नहीं गए थे और एकमात्र प्रतिनिधि जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ये गए थे, जो वहाँ भी गांधी जी की बात को नहीं माना गया था। गांधी जी वहाँ से वापस लौट आए थे। तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 1930, 31 और 32। और 3 गोलमेज सम्मेलन जो राउंड टेबल हुआ था, उसमें दूसरे में गांधी जी शामिल होने के लिए गए थे। उन्नीस 30-31 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कितने संख्या में लोग जेल गए थे? तो इसमें जो है उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर होगा, क्योंकि डिफरेंट फिगर हैव बीन कोटेड इन डिफरेंट बुक्स, बट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 12 गिव्स द नंबर एज 60,000। द बुक इज ऑथेंटिक। यानी कि अलग अलग बुक में अलग अलग बातें दी गई है, लेकिन एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें दिया गया है, क्लास 12 के एनसीईआरटी बुक में 60,000 लोग जो है वो जेल गए थे, और जो कि ऑप्शन में आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसका आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। तो 1930-31 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 60,000 की संख्या में लोग जेल गए थे। किसने निर्भीकता से कहा कि वह राजनीतिक नेता के रूप में भी मिस्टर गांधी असफल रहे? तो यह बात जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। चूँकि कहीं कहीं आपको सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी में कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है कि उन लोगों में
आपसी जो विचार नहीं मिलता था, लेकिन ये भी तय है कि दोनों एक दूसरे का आदर जरूर करते थे। तभी तो बापू जो है, गांधी जी को उन्होंने बापू कहा था और इन्होंने भी सुभाष चंद्र बोस का बड़ा आदर करते थे। तो किसने निर्भीकता से कहा कि एक राजनीतिक नेता के रूप में मिस्टर गांधी असफल रहे? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह बातें कही गई थी। किन दो प्रांतों में मुस्लिम लीग बहुमत प्राप्त करने में असफल रही जबकि वह मुस्लिम बहुल्य प्रांत थे? तो बंगाल और पंजाब। बंगाल और पंजाब दो ऐसे मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र थे जहां पर मुस्लिम लीग को बहुमत प्राप्त करने में असफल का सामना करना पड़ा, जबकि ये दोनों जो प्रांत थे, बंगाल और पंजाब, ये दोनों मुस्लिम बहुल्य प्रांत थे। यहाँ पर मुस्लिमों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। डू और डाई, डू और डाई का जो नारा है गांधी जी के द्वारा, उनका सबसे अंतिम आंदोलन अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट में दिया गया था। अंग्रेजों भारत छोड़ो, इसमें गांधी जी के द्वारा लोगों को आह्वान किया गया था कि डू और डाई, करो और नहीं तो मरो। तो करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? यह महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। मार्च 1946 में कौन सा कमीशन भारत आया था? देखिए, इस प्रश्न को बीपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। इस प्रश्न को बीपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया था क्योंकि इस प्रश्न से विवाद खड़ा हो गया था। यहाँ पर दिया कौन सा कमीशन, यहाँ पर कोई कमीशन 1946 में नहीं आया था, बल्कि यहाँ पर ये कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन और साइमन कमीशन यहाँ पर आपको दिया हुआ है। अगर यही बातें पूछा गया रहता है कि कौन सा मिशन 1946 में भारत आया, तो कैबिनेट मिशन हो जाता है, लेकिन कमीशन दे दिया है। तो इसीलिए इसका आंसर जो है वह कोई इसमें मैच नहीं कर रहा है, इसलिए इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया। यह 24 मार्च कैबिनेट जो मिशन था, यह 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था। इसके 3 मुख्य सदस्य थे, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की एकता को बनाए रखते हुए स्वतंत्रता प्रदान करना और संविधान सभा में गठन पर चर्चा करना था। क्रिप्स मिशन यह मार्च 1942 में आया था, यह मार्च 1942 में आया था। और साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अगला इसका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को ही डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पाकिस्तान प्राप्ति के लिए किसने प्रत्यक्ष कार्य दिवस का आह्वान किया था? तो प्रत्यक्ष कार्य दिवस का आह्वान जो है M.A. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा ये किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। और जो है डायरेक्ट एक्शन डे भी इसको कहते हैं। पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए उसने प्रत्यक्ष कार्य दिवस का आह्वान किया और यह 16 अगस्त 1946 को हुआ था। 16 अगस्त 1946 के दिन इसको किया गया था। तो पाकिस्तान प्राप्ति के लिए किसने प्रत्यक्ष कार्य दिवस का आह्वान किया? M.A. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। विभाजन के सिद्धांत की ब्रिटिश सरकार की सहमति की घोषणा की थी। विभाजन के सिद्धांत की ब्रिटिश सरकार की सहमति की घोषणा की थी तो किसने किया था? तो माउंट बेटन के द्वारा विभाजन के सिद्धांत को ब्रिटिश सरकार की सहमति घोषणा किसने की थी? तो माउंट बेटन ने किया था, लॉर्ड माउंट बेटन। ब्रिटिश सरकार ने अपने संसद में भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब पास किया था? तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो है 18 जुलाई 1947 को पास किया था। 18 जुलाई 1947 ब्रिटिश सरकार ने अपने संसद में भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब पास किया था? 18 जुलाई 1947 में पास किया गया था। इसी के साथ TRE 3 का जो PGT का हिस्ट्री का प्रश्न था वो समाप्त हुआ। इसमें टोटल 80 प्रश्न हैं
इस सबको प्रश्नों को बड़ी अच्छी तरह से कर दिया गया है। आप लोग इसको रिवीजन करके इसको याद कर लीजिएगा। और मेरा अगला फोकस जो होगा वह इडुटेरिया का जो 75 बुक आता है उसमें सारे प्रश्नों के साथ साथ उसमें जो भी मुख्य बातें दी गई है, स्मरणीय तथ्य दिए हैं, उस सबको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँ। सॉल्व तो है ये है, लेकिन उसको बड़े विस्तार से बताने का प्रयास करूँगा और वीडियो में बनाने का प्रयास करूँगा ताकि आप लोगों को पढ़ने, लिखने और सीखने में बहुत ही सहूलियत हो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमको विदा दीजिए। टेक केयर और बाय बाय।